हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 6 ऑफ आवर टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स, है ना, जिसमें हम लोग मेनली इंटीजर्स पे बात कर रहे थे। तो आइए देख लेते एक बार हम लोग क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने ऑलमोस्ट इन दो को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड में भी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में, और फिर हम लोग अप्लाई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है हमारा, जो कि आप जानते हैं BODMAS, BODMAS, यही हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इसी को फॉलो करते हुए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगेन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो मेनली हम लोग पढ़े थे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा मेन है। जो प्रॉपर्टीज है उसको तो हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, तो प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो रूल्स है इसको समझना बहुत जरूरी है ना। पिछले पार्ट में हम लोग समझे थे, बट चूंकि नया नया है तो हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो, तो इसलिए बस रिकॉल करने के लिए हम लोग एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या रूल्स हैं। तो अगर निगेटिव इंटीजर है हमारा और दूसरा भी निगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव इंटीजर है एक और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा निगेटिव होगा। और अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसको पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ -VE, इसको निगेटिव पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। निगेटिव का स्पेलिंग क्या होता है? NEGATIVE। तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन और लास्ट का VE लिख देते हैं, बस दैट्स इट। उसी तरह से पॉजिटिव क्या होता है, लास्ट में VE है, तो यहाँ के लिए हम लोग सिर्फ प्लस का साइन और VE कर देते। तो कंफ्यूज मत होइएगा, -VE निगेटिव के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं और +VE पॉजिटिव के लिए। तो अगर दो इंटीजर से दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर सेम साइन ऑफ इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और डिफरेंट साइंस ऑफ इंटीजर हैं तो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। अब डिवीजन के लिए भी हम लोग का सेम यही रूल था, इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। सेम रूल है, बस यहाँ पे हम लोग डिवीजन की जगह पे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन का सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव इंटीजर को अगर निगेटिव से करेंगे तो निगेटिव, और दोनों ही पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये सब चीज को हम लोग चर्चा ऑलरेडी किए हुए हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, हाइट ऑफ पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वीक, सो व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 10 वीक्स। इसको हम लोग समझ लिए थे, बना लिए थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग इसको सॉल्व कर लिए थे, इसको भी हम लोग रहने देते हैं। डिवीजन ये भी हो गया था, तो यहां से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है ना, 4 नंबर से। तो ये थोड़ा सा आपको इस पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं, इसको रीड करते हैं और समझते हैं। एन एलिवेटर डिसेंड्स एलिवेटर मतलब वो होता है जो, जिसको हम लोग लिफ्ट भी कहते हैं एक भाषा में, जो क्या करता है, हमें या तो ऊंचाई पर ले जाता है या ऊंचाई से गहराई की तरफ लेके जाता है, या ऊंचाई से नीचे ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, या ग्राउंड लेवल से नीचे जाने के लिए भी हम लोग एलिवेटर का यूज करते हैं, या हाइट पे जाने के लिए, जिसको हम लोग अपना जो बोलचाल का भाषा में लिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक लिफ्ट है, डिसेंड्स इनटू ए कोल माइन। कोल माइन आप समझते हैं, जहां पे कोयले को निकाला जाता है, ठीक है ना। कोल मतलब कोयले का खादान जिसको कह सकते हैं, खान कहेंगे, खादान तो वो अन्न के लिए यूज किया जाता है, कोयले का खान, ठीक है। कोयले के खान में
एक एलिवेटर जाता है, डिसेंट्स मतलब नीचे की तरफ जाता है, खुदाई जमीन के नीचे होता है तो उसमें एलिवेटर से नीचे की तरफ जाता है, ग्राउंड लेवल में नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये जो जा रहा है वो रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट है ना, मतलब इस देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे सीढ़ी जैसा लगा हुआ है ना, और सीढ़ी जैसा लगा हुआ है कि मतलब इमरजेंसी में आप सीढ़ी से भी उतर सकते हैं, लेकिन एलिवेटर भी इसमें लगा होता है जो गाड़ी की तरह होता है एक छोटा सा, उससे वो ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है ना, सुरंग जैसा, जिससे समझ लीजिए अंडरग्राउंड सुरंग है एक तरह से। ओके, तो इसी में एक एलिवेटर ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड करना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना, और उसको जो किस स्पीड से नीचे जा रहा है, तो 1 मिनट में 5 मीटर नीचे वो पहुंच जाता है, ठीक है ना, जो एलिवेटर का स्पीड है। अब कह रहा है इफ द एलिवेटर, ओके यहाँ पे एलिवेटर मिसिंग है, एलिवेटर, इफ द एलिवेटर डिसेंड स्टार्ट्स 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 300 मीटर बिलो द ग्राउंड। इसको समझ लीजिए, ये जैसे हमारा ग्राउंड लेवल है, ओके, अभी ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक सुरंग बनाया गया है नीचे की तरफ जाने के लिए, ठीक है, और ये जो एलिवेटर है थोड़ा ऊपर है, 20 मीटर हाइट पर है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, ठीक है, लेकिन उसको नीचे जाना है कहाँ तक, तो 300 मीटर नीचे तक जाना है उसको। यहाँ पे हमारा एक एलिवेटर है, एक बॉक्स टाइप का बना दे रहे हैं, दिस इज आवर एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर हमारा यहाँ से उसको जाना है 300 मीटर, 300 मीटर नीचे जाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कितना समय लगेगा, और हमें ये पता है कि वो 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, मतलब यहाँ से उसको अगर ये 5 मीटर की दूरी तय करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए 5 मीटर है, तो इसको 1 मिनट का समय लगता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसका जो स्पीड है नीचे जाने का वो 5 मीटर पर मिनट है। तो पूरा ये जो 300 मीटर जो यहाँ पे इसका गहराई है ना, इसके नीचे नहीं जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हियर स्पीड ऑफ द एलिवेटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, ठीक है ना, m फॉर मीटर एंड MIN फॉर मिनट, पर मिनट, ये सिंबल है, हम लोग पर के लिए स्लैश यूज करते हैं। अब हमारा टाइम हमें पता करना है, तो टाइम पता करने के लिए हमें डिस्टेंस पहले पता करना होगा। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये पहले तो यहाँ से ग्राउंड लेवल पे आएगा, फिर वहां से 300 मीटर नीचे जाएगा। तो अगर हम लोग इंटीजर की भाषा में बात करें, तो ग्राउंड लेवल पर जो इसका हाइट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। एलिवेटर का हाइट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ही हम लोग जनरली किसी चीज को मेजर करते हैं तो ग्राउंड लेवल से मेजर करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे उसका जो गहराई होगा वो, या हाइट अगर आप कहें तो 0 होगा। और ग्राउंड लेवल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, मतलब एलिवेटर का जो पोजीशन है अभी करंट पोजीशन वो +20 मीटर पर है, +20 मीटर पर है, यानी कि 20 मीटर ऊंचाई पर है। लेकिन अब क्या करना है, इसको नीचे जाना है, कहाँ जाना है, तो 300 मीटर नीचे जाना है। तो गहराई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, माइनस से, मतलब करंट पोजीशन है उसका +20, लेकिन जाना है उसको -300 मीटर पे। तो अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 300 है, तो टोटल 320 मीटर हो गया। लेकिन अगर इसको इंटीजर्स के टर्म्स में हम लोग बात करें तो कोई भी 2 नंबर्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे समझ लीजिए एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5। अब हमको 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस तो नहीं करेंगे, 2 और 5 को प्लस नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 5 - 2 =
3। बड़े वाले इंटीजर्स में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमें जो आएगा वो होगा उसके बीच का डिस्टेंस। तो उसी तरह से यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू कौन है, +20 है, पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होता है, निगेटिव छोटा होता है, तो हमको इसमें से इसको घटाना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। आप जोड़ भी सकते हैं +20 +300 तो वो आपका आ जाएगा आंसर, बट जो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग को अगर दो इंटीजरल वैल्यू दिए हुए हैं या दो वैल्यूज हमको पता है एक नंबर लाइन पे, तो उसको उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी अगर हम इसको एक नंबर लाइन मान लें, ठीक है, इस तरह से एक नंबर लाइन मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +20 और ये हो जाएगा -300। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही बात आपको समझना था। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, बड़ा वैल्यू हमारा +20 है और छोटा वैल्यू हमारा -300 है, तो ये हो गया 20 and +300 मीन्स 320 मीटर। अब हम लोग को टाइम आसानी से पता चल जाएगा। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इज इक्वल टू, सो तो टाइम जब भी निकालो तो याद रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में जो स्पीड है उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब 320 डिवाइडेड बाय 5। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, और टाइम किस में आना चाहिए, आवर में आ सकता है, मिनट में या सेकंड में। तो हमें देखना है स्पीड किस में है, मिनट में है, तो टाइम भी जो हमारा आएगा वो मिनट में आएगा, मतलब 64 मिनट हो रहा है। अब इसको अगर आप आवर और मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आप लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 4 मिनट। अब 60 मिनट का आपका हो जाएगा 1 आवर और 4 मिनट, मतलब उसको 1 घंटा 4 मिनट लगेगा। यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में उसको 1 घंटा 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही स्लो है, जो एलिवेटर है बहुत स्लो है, उसको बताइए 300 मीटर जाने में 1 घंटा 4 मिनट लग जा रहा है। एनीवेज, तो एक्चुअली गहराई में जा रहा है, वहाँ पे गहराई में उतना स्पीड नहीं चलता एलिवेटर, या जो भी रीज़न हो, हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 1 घंटा 4 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। अब देखिए 0 के अबव है, यानी ये पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में उसका टेम्परेचर जो है वो घट जा रहा है। अनटिल मिडनाइट, कब तक घट रहा है, तो 12 बजे रात तक टेम्परेचर घट रहा है, फिर 12 बजे रात से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो मतलब 12 बजे रात तक ही घट रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। कितने समय में जो टेम्परेचर है 0 के 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, मतलब बिलो 0 है, मतलब -8 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंड व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो हमें ये बताना है कितने समय में उसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और 12 बजे रात को यानी मिडनाइट में उसका टेम्परेचर कितना होगा, किसका। तो जनरली यहाँ पे टेम्परेचर जो बात हो रही है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो पहले यहाँ पे हम लोग को जो डेटा अवेलेबल है, जो क्वेश्चन पढ़कर जो हमें समझ में आया, उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो टेम्परेचर एट गिवन, एट 12 नून इज इक्वल टू पॉजिटिव में 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, अबव 0 है तो पॉजिटिव में 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब हम लिख सकते हैं कि सिंस 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टाइम, सिंस टेम्परेचर डिक्रीजेस
at 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। Therefore, required time। अब यहां पे एक बात ध्यान देना है आपको, यहां पे हमको टाइम का वैल्यू बताना है, कितना बजे। ये नहीं बताना है कितना समय लगेगा, 2 घंटा 4 घंटा नहीं, उस समय टाइम क्या हो रहा है ये हमें बताना है। तो पहले हमें तो ये पता करना है कि समय कितना लग रहा है, तभी हम उसको जोड़कर उस समय का टाइम बता सकते हैं। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, अभी हम लोग जैसे पढ़े अभी यहाँ पे जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था कि कभी कोई दो वैल्यू होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी जो दो वैल्यू है इसको भी आप नंबर लाइन से ऐसे समझ सकते हैं। ये 0 है और 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दिस इज 10 और यहाँ पे हम लोग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज -8। ठीक है, आप जानते हैं लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं और राइट में पॉजिटिव। तो अभी समझ लीजिए इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। 12 नून में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब 12 बजे दिन के समय में जो टेम्परेचर है वो है 10, है ना। हमें ये बताना है कि -8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर किस टाइम में होगा। तो हमें तो ये पता करना पड़ेगा पहले कि 10 से -8 आने में कितना मतलब टेम्परेचर गिरा है हमारा, है ना, कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। तो अभी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। टोटल फॉल इन टेम्परेचर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, टोटल फॉल इन टेम्परेचर। तो 10 -8 मतलब 10 + 8 = 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा तब जाके -8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। अब एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में कितना समय लगेगा, तो यहां भी हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझिए, अभी था +10 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। 18 / 2 मतलब 9 आवर्स। अब हमने टाइम आवर्स में क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा रेट है वो पर आवर के बेस पे है। हमें ये हमेशा जब भी रेट हो तो हमें देखना है कि टाइम का जो यूनिट है वो क्या है। जैसे पिछली बार मिनट था तो आंसर हमारा मिनट में आया था, यहाँ आवर है तो आंसर हमारा आवर में है। इन बातों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा जब भी आप आंसर कर रहे हैं, अक्सर यहीं पे गलती होती है आप लोगों से। ठीक है, तो 9 आवर्स लग गए उसको 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में। अब आप बताइए कि 12 बजे है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 9 घंटे बाद -8 हो रहा है, तो 12 में जब आप 9 घंटा जोड़ेंगे तो टाइम क्या होगा, 9 PM हो जाएगा ना। थस रिक्वायर्ड टाइम। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो टाइम बता रहा है एक्चुअली में टाइम पीरियड है ये, और अब हम लोग टाइम निकालेंगे। तो 12 + 9 आवर्स मतलब 21 आवर्स। 21 आवर्स को अगर आप PM में लिखें तो ये हो जाएगा 9 PM। ठीक है, टाइम को कन्वर्ट करना हमने सीखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आ गया 9 PM। तो 9 बजे रात को टेम्परेचर जो होगा उस जगह का जहां की बात हो रही है वो होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि 12 बजे रात को क्या टेम्परेचर होगा वहां का, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं यहाँ पे।
अगेन लेट्स टेक द न्यू सेकेंड पेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है. अगेन टेम्परेचर एट मिडनाइट. अच्छा, मिडनाइट क्या होता है? 12 बजे रात. तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात के बीच का कितना टाइम पीरियड हो गया? 12 घंटा का हो गया. तो 12 और 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे. और था कितना? समझिए, इस एक्सप्रेशन को हम लोग सीधे बना दे रहे हैं. 12 बजे दिन को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें से घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटा, और टोटल कितना घंटा हो रहा है? 12 घंटा. तो 12 गुने 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो इसको घटाइए, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस. तो 10 में से आप 24 माइनस करेंगे, छोटा में से बड़ा माइनस करेंगे, तो निगेटिव आंसर आएगा. निगेटिव 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर. क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है टाइम को लेकर. ठीक है, ध्यान देंगे तो नहीं होगा कंफ्यूजन. अब आगे हम लोग का इस एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है ना? तो अक्सर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे जब आप क्लास टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप जो आंसर करते हैं सही करते हैं और कुछ बार गलती करते हैं, और कुछ बार क्या करते हैं कि आपको पता नहीं होता है, फिर भी आप अननेसेसरी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसको लेंदी करते हैं. तो इस प्रोसेस से बचने के लिए आपके टीचर आपको क्या करते हैं कि बोलते हैं ठीक है, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो आपको प्लस मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा. निगेटिव मतलब कि मार्क्स कटेगा. ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आप जबरदस्ती आंसर अटेम्प्ट ना करें. मतलब अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तभी आप करें, और उससे एक और फायदा होगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल भी पता चलता है. ठीक है? तो अननेसेसरी टीचर्स को पेपर चेक ना करना पड़े, इसके लिए ऐसा करते हैं टीचर्स अटेम्प्ट, है ना, इस तरह का मतलब ऑप्शंस दे देते हैं. तो इस तरह के सिचुएशन में आपको मार्क कैसे मिलते हैं, यही हमें समझना है. ठीक है? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको पॉजिटिव 5 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर करते हैं तो निगेटिव 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है पहला, राधिका एक स्टूडेंट है, उसको 14 मार्क्स मिल रहे हैं. 14 मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि उसके सिर्फ 4 ही करेक्ट आंसर्स थे. तो 4 करेक्ट आंसर्स थे, 14 मार्क्स मिला. कैसे? अगर आप इस पर क्वेश्चन मार्क्स पर ध्यान दें तो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन हो रहा है, तो 5 4 20 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन 14 मार्क्स मिला है. इसका मतलब उसका मार्क्स कटा है. इसका मतलब उसने आंसर कुछ गलत किया है ना. तो वही हमें बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. कितने क्वेश्चंस को वो प्रयास तो किए लेकिन गलत प्रयास किए, हमें बताना है. तो चलिए हम लोग समझते हैं. तो सॉल्यूशन इसका हम लोग शुरू करते हैं. टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स या टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू कितना है? 14. अब टोटल मार्क्स किस बेस पे मिला है? तो उसके टोटल करेक्ट आंसर्स और टोटल इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स को ऐड करके मिला है. तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं, या टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स. फोर इंटू 5, 20 मार्क्स. And total marks for incorrect answer. Incorrect answers.
अब अगर आप ध्यान दें तो हमें तो इनकरेक्ट पता नहीं कितना इनकरेक्ट आंसर हुआ है, लेकिन अगर आप टोटल मार्क्स पर ध्यान दें तो 6 मार्क्स उसका डिडक्ट हुआ है ना। यानी कि जो उसको मार्क्स मिला है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए वो -6 मार्क्स मिला है, तभी ना डिडक्ट होगा। डिडक्ट कब होता है? जब निगेटिव मार्क्स मिलता है। डिडक्ट हुआ है इसका मतलब निगेटिव मार्क्स है, तो -6 मार्क्स उसको डिडक्ट हुआ है। और 1 मार्क्स पर उसको कितना मार्क्स डिडक्ट होता है? 3 मार्क्स डिडक्ट होता है, लेकिन टोटल 6 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। यानी टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स क्या होना चाहिए? थस टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, टोटल मार्क्स मिला है 14, जिसमें से करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर्स के लिए उसको 20 मार्क्स मिल गया। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना मिलेगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको याद होगा अक्सर हम लोग टोटल में से जो हमें गिवन होता था या नोन होता था उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे टोटल है 14 और नोन मार्क्स है 20, तो इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में से जब आप 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होगा? छोटा में से बड़ा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो निगेटिव में आंसर आएगा, यानी -6 मार्क्स। ठीक है, अब आपको डाउट नहीं होगा। -6 मार्क्स उसको मिले हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? तो अब आप खुद समझ लीजिए, -3 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, तो -6 मार्क्स कितने आंसर्स के लिए डिडक्ट हुए होंगे? ऑब्वियसली 2 आंसर्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? तो डिवाइड, -6 डिवाइडेड बाय -3 मीन्स 2। दिस इज योर आंसर। अब देख रहे हैं ना, दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं, और निगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन का रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है, +2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। ओ, निगेटिव को मार्किंग हुआ है। तो शी हैज गॉट 2 करेक्ट आंसर्स, मतलब यद्यपि वो 2 सही आंसर की है लेकिन फिर भी उसको -5 मिला है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो ये भी एग्जैक्टली जो अभी पीछे हम लोग बनाए थे क्वेश्चन इसके पहले, एकदम वैसा ही है। बस यहाँ पे ये है कि अब मैं इसको थोड़ा क्विकली कर देता हूँ। टोटल मार्क्स इसको कितना मिला? -5। ठीक है, टोटल मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स के लिए कितना उसको मार्क्स मिला? तो 2 है ना करेक्ट आंसर, तो 2 × 5 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स उसका क्या हो जाएगा फॉर इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट आंसर है निगेटिव -3 है, तो हमें तो पता नहीं, लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोग को टोटल में से उसको माइनस करना है। तो -5 इंटू इंटू नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी। -5 में से सब्ट्रैक्ट हम क्या करना है? 10। तो क्या हो जाएगा? देखिए दोनों निगेटिव हो जा रहा है, -5 और ये निगेटिव पॉजिटिव, -10 मीन्स -15 मार्क्स। -15 मार्क्स उसको मिले हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। थस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या किए थे हम लोग? डिवाइड किए थे, है ना। जो हमारा टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना है? -15 है। और एक मार्क्स के लिए कितना डिडक्ट होता है? -3। तो -3 से डिवाइड कर देंगे। दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 में 3 से डिवाइड करने पर 5 आता है।
मतलब मोहिनी ने 5 गलत मार्क्स किए हैं और 2 सही मार्क्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चंस का, और उसमें हमें क्या पता करना है कि राकेश को 23 मार्क्स मिलते हैं बाय अटेम्प्टिंग 19 क्वेश्चंस। अब इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर रहा है, कौन? राकेश। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है हमें बताना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस जो है चेंज हो जाएगा। क्या करना है हमें, तो देखिए टोटल 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होता है, उसमें कुछ इनकरेक्ट आंसर है कुछ करेक्ट आंसर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस क्वेश्चंस 19। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं, ले नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x। ठीक है ना, x जो है वो करेक्ट आंसर्स का नंबर है, तो उसको टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक करेक्ट आंसर पर +5 मार्क्स मिल रहा है, तो x करेक्ट आंसर्स पे कितना मिलेगा, 5 × x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था अलजेब्रा, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा बहुत हमने इस तरह क्वेश्चंस किए थे, कैसे हम लोग x या y वेरिएबल एज्यूम करके फिर हम लोग अपना उसके टर्म्स में आंसर लाते हैं, ये चीज़ हमने सीखा था। तो 5x मार्क्स उसको मिल रहा है करेक्ट आंसर्स के लिए। अब नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा उसका, तो देखिए हमने कहा है, हमने माना है कि x इज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, तो इनकरेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, 19 - x। ठीक है ना, क्योंकि टोटल 19 है, 19 में अगर x सही है तो जैसे अगर हम मान लेते हैं एक रफ नंबर लेते हैं कि 15 सही बनाया उसने, तो गलत कितना बनाया, तो 19 में से 15 घटा देंगे, 4 गलत हो गया। तो यहाँ तो हमें x पता है, तो हम लोग x को माइनस करेंगे, x का जो भी वैल्यू होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मिल जाएगा। तो अब इस कंडीशन में उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, तो देखिए इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको -3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, इसी तरह रहने देते हैं। अब हमारा देखिए जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको समझ लेना है, ये समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, टोटल मार्क्स निकाला फॉर करेक्ट आंसर, जो कि हमारा रहा 5x। फिर हमने टोटल मार्क्स निकाला फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो हमारा हुआ है दिस मच। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, तो 23 के बराबर ना, क्यों कितना मार्क्स मिला इनको, 23 मार्क्स मिला है, तो इन दोनों को प्लस करने पर 23 के इक्वल होना चाहिए। तो अब यही हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, (5x + -3 × 19 - x), ये था हमारा, इज इक्वल टू 23 होना चाहिए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और ये अकॉर्डिंग टू हमारा है। हम लोग जो निकाले उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल मार्क्स इतना है और क्वेश्चन में जो है वो इतना है। तो अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेंगे, ये भी हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया +5
हाँ x प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा a इंटू बी माइनस सी। अब a इंटू बी माइनस सी क्या होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, मतलब -3 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -57। इसी -3 में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस हो रहा है, एक ये निगेटिव ये और एक ये निगेटिव ये, तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो a इंटू सी तो -3x प्लस 3x हो जाएगा। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस है, देखिए यहाँ भी एक माइनस है, मतलब इन -3 को -x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +3x हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग इक्वल्स टू कर लेंगे 23। अब आप देखिए x वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, 8x हो गया और ये प्लस माइनस -57 हो जाएगा 23। सो नाउ 8x इज इक्वल टू, अब ये -57 जब राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पढ़े हम लोग इक्वेशन में साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो 8x इज इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू जब 80 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 10। तो हमने निकाल लिया वैल्यू x का, और x का वैल्यू हम लोग किसको माने हैं, x मतलब क्या, व्हाट डज x रिप्रेजेंट्स इन दिस क्वेश्चन, सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब उसने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने किए हैं 10, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा 19 माइनस x मतलब 9। अब हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, अब ये आप लिख लेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे x हो गया 10 और ये हो गया 19 माइनस x 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक चीज हम लोग का बचा हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, तो वही होता है बॉड मास, यहां भी हम लोग को बॉड मास ही लगेगा, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, बी मतलब ब्रैकेट। अब इसमें भी 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें भी फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है और थर्ड ये होता है। अगर तीनों हो तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। ओ मीन्स ऑफ, जब ऑफ होता है तो जनरली हम लोग मल्टीप्लाई ही करते हैं, डी मीन्स डिवाइड होता है, आप जानते हैं, और एम का मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक हम लोग क्लास 5 से पढ़ रहे हैं, 5 पढ़े, 6 पढ़े, 7 में भी हम लोग लगभग समझ रहे हैं इस बात को। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बॉड मास से रिलेटेड, और भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, जो अभी तक हमने जो बनाया है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि और थोड़ा प्रैक्टिस हो सके, है ना। और उसके बाद हम लोग का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।